India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में रही महिला सेना अधिकारियों की रिहाई पर फिलहाल रोक लगा दी है, जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि वर्तमान स्थिति में जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, हमें सेना के मनोबल को बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, यह समय नहीं है कि हम इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट और अदालतों में घूमने दें। अभी उनके लिए बेहतर जगह है जहां वे अपना काम कर सकें। हम सब कुछ गुण दोष के आधार पर तय करेंगे, लेकिन तब तक उनकी सेवाओं का उपयोग करें। इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा, एक महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी की रिहाई पर रोक लगाई गई है। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सेना की ओर से तर्क दिया कि लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा को स्थायी कमीशन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सेना रात दिन देश की रक्षा करती है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि सेना को अनुभवी अधिकारियों और युवा अधिकारियों दोनों की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्तियों को भरने के लिए कोर्ट के पहले के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए जारी किए गए हैं। जस्टिस अभय एस ओक और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में 50% से अधिक रिक्तियों को लेकर चिंता व्यक्त की और दिल्ली के मुख्य सचिव को 19 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रिक्तियों को भरने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया और कहा कि सभी रिक्त पदों को अगस्त 2025 तक भरा जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों से लैस करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि लगभग सभी राज्यों में रिक्तियां हैं। झारखंड में 91% और बिहार में 90% पद रिक्त हैं। कई अन्य राज्यों में 60% से अधिक रिक्तियां हैं। कोर्ट ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सितंबर 2025 तक रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के एक डिप्टी कलेक्टर को पदावंती का आदेश दिया है, जिन्होंने गुंटूर जिले में झुग्गी झोपड़ियों को जबरन हटाकर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की थी। कोर्ट ने कहा कि जब एक संवैधानिक कोर्ट या कोई अन्य कोर्ट निर्देश जारी करता है तो हर अधिकारी को उसका पालन करना चाहिए।
कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना कानून के शासन की नींव पर हमला करना है, जिस पर लोकतंत्र आधारित है। डिप्टी कलेक्टर ने अपने पद पर रहते हुए तहसीलदार के रूप में झुग्गी झोपड़ियों को जबरन हटाया था, जिससे कई परिवार बेघर हो गए थे। हाईकोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी पाया और 2 महीने की साधारण कैद की सज़ा सुनाई थी। डिप्टी कलेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें उन्होंने सज़ा को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर को पदावनति का आदेश देते हुए कहा कि वह तहसीलदार के पद पर पदावनत होंगे और उन्हें 1 लाख का जुर्माना भी देना होगा। कोर्ट ने कहा कि डिप्टी कलेक्टर का व्यवहार अड़ियल और असंवेदनशील था और उनके परिवार और उनके कार्यों के लिए उन्हें भुगतना नहीं चाहिए। कोर्ट ने कहा, जब तक एक संवैधानिक कोर्ट या कोई अन्य कोर्ट कोई निर्देश जारी करता है तो हर अधिकारी को उसका पालन करना चाहिए। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना कानून के शासन की नींव पर हमला करना है, जिस पर लोकतंत्र आधारित है। कोर्ट ने आगे कहा कि डिप्टी कलेक्टर को अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अपंजीकृत बिक्री समझौते को विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करने वाले मुकदमे में अनुबंध के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 49 के प्रावधान के तहत संभव है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जयमाल्य बागची की पीठ ने कहा, हमारी राय में अपीलकर्ता की प्रार्थना विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में अनुबंध के सबूत के रूप में प्रावधान के तहत आती है, जो एक अपंजीकृत दस्तावेज को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में अनुबंध के सबूत के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देती है। तमिलनाडु में एक अपंजीकृत बिक्री समझौते के आधार पर विशिष्ट प्रदर्शन का मुकदमा दायर किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इन निर्णयों को रद्द कर दिया और कहा कि अपंजीकृत दस्तावेज को अनुबंध के सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कोर्ट ने S कल्याणी बनाम VR सोमसुंदरम मामले में दिए गए अपने पहले के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि एक अपंजीकृत दस्तावेज विशिष्ट प्रदर्शन के मुकदमे में मौखिक बिक्री समझौते के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, न कि पूर्ण हस्तांतरण के सबूत के रूप में। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका खारिज कर दी है, जिसमें तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें 3 भाषा सूत्र भी शामिल हैं। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने कहा कि कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत किसी राज्य को NEP को अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि क्या राज्य NEP 2020 को अपनाएंगे या नहीं, यह एक जटिल मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश जारी कर सकता है, लेकिन वह सीधे तौर पर किसी राज्य को NEP जैसी नीति अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे की जांच इस याचिका में नहीं करेगा और याचिकाकर्ता का इस मुद्दे से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह तमिलनाडु से होने के बावजूद दिल्ली में रहता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने हाल ही में कहा था कि NEP 2020 को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके 3 भाषा सूत्र में हिंदी को थोपने का प्रयास किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने हमेशा से 2 भाषा नीति का समर्थन किया है, जिसमें तमिल और अंग्रेजी शामिल है। याचिकाकर्ता ने कहा कि तमिलनाडु में हिंदी नहीं पढ़ाए जाने के कारण वह हिंदी आसानी से नहीं सीख पाया। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा, तो अब दिल्ली में हिंदी सीख लो ना।
सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को दिल्ली सरकार से उपहार सिनेमा आग त्रासदी के पीड़ितों की याद में एक ट्रॉमा सेंटर बनाने के बारे में जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में अंसल भाइयों को भी नोटिस जारी किया है, जिन्हें इस त्रासदी के लिए दोषी ठहराया गया था। उपहार सिनेमा त्रासदी 13 जून 1997 को हुई थी, जब एक फिल्म प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे। इस घटना के लिए सिनेमा मालिक सुशील और गोपाल अंसल को लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अंसल भाइयों पर 30 करोड़ का जुर्माना लगाया था, जिसे दिल्ली सरकार के पास जमा करना था ताकि 59 पीड़ितों की याद में एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जा सके। यह ट्रॉमा सुविधा 2 वर्षों के भीतर बनाई जानी थी। हालांकि लगभग 10 वर्षों के बाद भी इस ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। उपहार त्रासदी पीड़ितों के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें कोर्ट के 2015 के निर्देशों का पालन करने और ट्रॉमा सेंटर का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अंसल बंधुओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। यूट्यूबर और पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है कि उन्होंने अपनी वीडियो को हटा लिया है, जिसमें ईशा फाउंडेशन और इसके संस्थापक जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। सिंह ने कोर्ट के 12 मार्च के अंतरिम आदेश के अनुपालन में यह कदम उठाया है। ईशा फाउंडेशन ने सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वीडियो में फाउंडेशन और सदगुरु के बारे में झूठे और अपमानजनक दावे किए गए हैं। वीडियो का शीर्षक था सदगुरु एक्सपोज्ड, क्या हो रहा है जग्गी वासुदेव के आश्रम में, जिसमें कथित तौर पर बिना किसी सबूत के बच्चों के शोषण के आरोप लगाए गए थे। 12 मार्च को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने एक अंतरिम आदेश में सिंह को वीडियो हटाने का निर्देश दिया था और उन्हें आगे इस वीडियो को प्रकाशित या साझा न करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वीडियो की सामग्री प्रथम दृष्टया अपमानजनक है और यह फाउंडेशन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। कोर्ट ने आम जनता को भी इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड या साझा करने से रोक दिया था। अब श्याम मीरा सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया है कि वीडियो हटा लिया गया है और उन्होंने ईशा फाउंडेशन की निषेधाज्ञा आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। जस्टिस ज्योति सिंह ने मामले को 8 जुलाई को रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया है और अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के उस निर्णय को बदल दिया है, जिसमें एक मृत MBBS छात्र के परिवार को लगभग 12 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। कोर्ट ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक कर दी है। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने कहा कि ट्रिब्यूनल का दृष्टिकोण पूरी तरह से अवास्तविक, अत्यधिक तकनीकी और बहुत ही संकीर्ण था, जिससे मृतक की आय क्षमता का बहुत कम आकलन किया गया था। कोर्ट ने कहा कि युवा पेशेवरों के मामलों में अदालतों को कठोर गणितीय गणनाओं से ऊपर उठना चाहिए और आय के प्रमाण पर जोर नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने मृतक की अनुमानित आय 70,000 रुपये प्रति माह और भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% जोड़कर कुल 98,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की। इसके बाद कोर्ट ने आश्रितों की निर्भरता के लिए 50% की कटौती की और उचित गुणक लागू करके मुआवजे की राशि की गणना की। कोर्ट ने कहा कि वास्तविक मुआवजा न केवल परिवार के लिए पुनर्स्थापनात्मक न्याय सुनिश्चित करता है, बल्कि लापरवाह ड्राइवर के लिए एक निवारक के रूप में भी कार्य करता है, जो सड़क सुरक्षा के जवाबदेही को मजबूत करता है। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India
India Legal presents Courts Roundup.